हरे कृष्णा दोस्तों, यदि आप बाई चांस मेरे इस वीडियो से जुड़ चुके हैं तो अब इसको छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। आज की क्लास के अंदर मैं आपको ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे 40 साल के ज्योतिष के सफर के अंदर मेरी एक ऐसी भेंट भेंट के बारे में बताऊंगा जिसमें मुझे जो सीखने को मिला वो अपने आप में रिमार्केबल था और उसने मेरे पूरे ज्योतिष के कंसेप्ट को बदल कर रख दिया। मैं आज बात करूंगा ट्रांजिट किस तरीके से देखा जाता है इस टॉपिक पर, क्योंकि ट्रांजिट अपने आप में एक पूरी ज्योतिष है। आप अलग अलग तरीके की ज्योतिष पढ़ते हैं, मगर जो ट्रांजिट के जानकार हैं वो ट्रांजिट के बेस पर पूरी ज्योतिष आपकी डिसाइड कर लेते हैं और व्यक्ति के बारे में एक एक बात को पूरी तरीके से बता सकते हैं। जब मैं ट्रांजिट की बात करूंगा तो मैं उन गुरुदेव का नाम लिए बगैर, उनसे भेंट के बगैर, बताए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता जिन्होंने मुझे ट्रांजिट के बारे में सिखाया और ट्रांजिट के बारे में बताया। आपने बहुत सारे बड़े बड़े हमारे एस्ट्रोलॉजर गुरुओं के नाम सुने होंगे, जिसमें वी रमन सर थे, CS पटेल सर थे, RG राव सर थे, KN राव सर थे। इन सभी का नाम सभी लोग जानते हैं क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। मगर आज मैं ऐसी एक महान विभूति के बारे में आपको बताऊंगा, हरिदास बाबा। हरिदास बाबा से बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर इंडिया के अंदर इस टाइम पर हुआ नहीं। हरिदास बाबा लोगों को फेस देखकर उनके बारे में सारी बातें A to Z बिल्कुल एक्यूरेट बता देते थे। वो टाइमिंग नहीं करते थे इवेंट की, बस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में कुंडली को देखकर उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है इस समय पर, वो किस वजह से आया है, जिसे हम प्रश्न एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, बिल्कुल सटीक और 100% सटीक वो प्रेडिक्शन किया करते थे। मेरी उनसे अक्सर भेंट हुआ करती थी, मैं उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करता रहता था कि भाई मुझे कुछ ज्ञान मिल जाए। हरिद्वार में उनका आश्रम भी था, तो हरिद्वार के आश्रम में भी मैं गया और कई बार उनसे भेंट हुई, मगर कोई इस तरीके की मेरी वो नहीं थी कि मैं उनसे एक 1-to-1 डिस्कशन कर सकूं। तो कभी मुझे एक बार मौका मिला जब उन्होंने, बहुत सारे लोग उनके पास आए हुए थे, उनमें बड़े बड़े काफी एस्ट्रोलॉजर थे जो कि उनके शिष्य थे। हालांकि वो एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली नहीं करते थे, ना ही वो करते थे किसी व्यक्ति को ऐसे ही रास्ता चलते एक दो बातें बता दी और वो बातें बिल्कुल सही हो जाया करती थी। तो मुझे एक बार एक मौका मिला, उनके एक बहुत सारे लोगों की गैदरिंग थी तो उसमें से मैं भी एक हिस्सा था। ये मेरे से उनका कम्युनिकेशन नहीं था, मगर और लोगों से जो कम्युनिकेशन था, उन्होंने जो क्वेरीज का आंसर दिया और उसके बेस पर मैंने ये डिसाइड किया और मैंने ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको एनालिसिस करने की कोशिश की, आगे रिसर्च की मैंने 10-15 साल तक, और उसके बेसिस पर मैंने ट्रांजिट को किस तरीके से देखा जाता है उस पर बहुत सारी चीजें एक्यूरेटली मैंने बनाई। और ऐसा मेरा मानना है कि इससे बेहतरीन ट्रांजिट देखने की कोई भी टेक्निक हो नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी, और आज हम यहां पर बात करेंगे ट्रांजिट पर। इससे पहले मैं आपको 2-3 इंफॉर्मेशन जरूर दे देता हूं। मेरे हर एक वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। लोग क्योंकि भटकते रहते हैं, क्वेरीज करते रहते हैं कि ये कोर्स कब शुरू होगा, वो कब शुरू होगा, मगर जब वो कोर्स आता है तो वो मिस कर जाते हैं और शुरू होने के बाद 4-5 क्लास होने के बाद वापस से आते हैं। इसलिए मैं बार बार बताता हूं। अब मेरा KP एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 17 जुलाई से, भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स 18 जुलाई से, मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 1 अगस्त से, और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का कोर्स 15 अगस्त से शुरू होने वाला है। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 9013798899 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको ज्वाइन करवा लेंगे। ये कोर्सेज आपको अपने किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी की हुई है उसमें एड ऑन आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। मैरिज एस्ट्रोलॉजी का अपने आप में मेरा कोर्स ऐसा है कि एक प्रोफेशनली आप यदि उसे यूज करते हो तो उससे अपनी लाइवलीहुड आप चला सकते हो, ऐसी मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे पास हजारों स्टूडेंट इसे कर चुके हैं। अब आ जाता हूं मैं आज के टॉपिक पर कि ट्रांजिट को हमें किस तरीके से देखना चाहिए। देखिए, ट्रांजिट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसके बारे में मैं सबसे पहले बता देता हूं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट तो शुभ ही होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि शनि का ट्रांजिट तो अशुभ ही होता है। प्लैनेट्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और ऐसा मानते हैं कि जुपिटर क्योंकि एक शुभ प्लैनेट है तो उसका ट्रांजिट शुभ ही होगा। देखिए, 4 ट्रांजिट पर मैं फोकस करूंगा।
पहला ट्रांजिट आपका जुपिटर है, दूसरा ट्रांजिट सैटर्न का है, राहु का, और राहु जैसा ही केतु का होता है। तो मेनली हम 3 ट्रांजिट की बात यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन है और जो मिथ है वो आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि जुपिटर का ट्रांजिट हो गया तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये अपना आप में एक बहुत बड़ा मिथ है, ये सही नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, किसी भी क्लासिक्स के बेस पर नहीं है। देखिए, मैं जो भी बातें बता रहा हूं ये हरिदास बाबा की बातें ही बता रहा हूं, मगर मैं उसको थोड़ा अलग फॉर्म में मैं बताऊंगा। दूसरा, शनि का ट्रांजिट हमेशा खराब होता है, ये भी अपना आप में पूरी तरह से मिथ है। और राहु का ट्रांजिट खराब होता है, ये भी अपना आप में पूरी तरीके से मिथ है। किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट हमेशा अच्छा नहीं होता, हमेशा खराब नहीं होता। तो आपको निश्चित डिसाइड करना है कि कोई भी ट्रांजिट आपके लिए अच्छा जाने वाला है या बुरा जाने वाला है। जैसे कि 7.5 पीरियड भी एक तरीके का ट्रांजिट है, तो 7.5 पीरियड के बारे में भी अधिकतर लोग ये मानकर चलते हैं कि ये 7.5 पीरियड हमारा खराब जाएगा। आप इस चीज को ध्यान से नोट करिएगा, एक एक बात को, इस वीडियो को एक से ज्यादा बार देखिएगा। आपको इसके अंदर वो बातें यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सामान्य तौर पर आप सभी को पता है, मगर आप उस पर फोकस नहीं रखते हो, ध्यान नहीं देते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सिंपली ये देखने लग जाते हैं जुपिटर इस भाव में ट्रांजिट कर रहा है, इन भावों को देख रहा है तो वहां के परिणाम मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। नहीं, हर ट्रांजिट अच्छे भी नहीं देता परिणाम और ट्रांजिट बुरे भी नहीं देता। ट्रांजिट का काम होता है आपको किसी भी परिणाम को आप तक पहुंचाना। ट्रांजिट का काम होता है, सपोज आपका ट्रांजिट है, मैरिज से रिलेटेड ट्रांजिट आ रहा है, तो वो आपको मैरिज पार्टी के अंदर भर पहुंचाएगा। वहां पर आपके साथ क्या होगा, वो ट्रांजिट आपका अच्छा है या बुरा है, इस बात पर निर्भर करेगा। यदि ट्रांजिट आपका अच्छा है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, ट्रांजिट खराब है तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो वो किस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इन फैक्टर्स को एक एक को आप नोट करके जाइएगा और आप इस सभी चीजों को नोट करिएगा जो मैं आज की क्लास के अंदर आपको बता रहा हूं। देखिए, यहां पर स्क्रीन में यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टेप्स टू फॉलो। आपको एज इट इज यही स्टेप फॉलो करने हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाला हूं। चेक हाउस इन विच ट्रांजिट इज गुड एंड बैड। आप किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट देख रहे हो, किसी का भी देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा। ये आज की क्लास में कोई मैं पूरा आपको ट्रांजिट तो नहीं पढ़ा दूंगा, मगर ट्रांजिट से रिलेटेड मैं आपको किस तरीके से देखना है वो आपको मैं एक फ्रेमवर्क दे दूंगा, और आप इस फ्रेमवर्क के बेस पर आप जिंदगी में हमेशा ट्रांजिट को सही तरीके से देख पाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। काफी समय से मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा, फिर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सलाह दी कि सर बनाइए आप जरूर। और ये बिल्कुल आपके सामने नई चीज आने वाली है, किसी ने भी आपको आज से पहले ये बताया नहीं होगा, किसी को भी ये पता नहीं होगा। ये मेरा वो नहीं है, ये हरिदास बाबा का जो चीज है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। पहला देखिए, हर एक प्लेनेट का ट्रांजिट कहां से देखते हैं। आपको मानसिक स्थिति देखनी है तो चंद्रमा से देखिए, और शारीरिक स्थिति देखनी है तो लग्न से देखिए। तो आपको इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। आपको जिंदगी के अपने शरीर से रिलेटेड इवेंट देखने हैं तो आप अपनी लग्न कुंडली से देखिए, और आपको मन से रिलेटेड इवेंट देखने हैं, आपकी मानसिक कंडीशन, आपका मन किस स्थिति में है, तो आप चंद्रमा से देखिए। अब मैं सबसे पहले यहां पर देखता हूं असेंडेंट से रिलेटेड इवेंट को। असेंडेंट से मैं देखूंगा, जो आपको मैं नियम बता रहा हूं वो आपको असेंडेंट से बता रहा हूं। तो देखिए, आपको भाव देखने हैं, कौन सा प्लेनेट कहां पर अच्छे और बुरे परिणाम देता है। उसका एक सिंपल सा नियम याद रखिएगा। जो आपके मेलिफिक प्लेनेट है, अशुभ ग्रह, मेलिफिक में आप किसको मानेंगे, यहां पर मैं सैटर्न को मान लेता हूं और राहु को मान लेता हूं। मैं केवल 4 ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, बाकी छोटे छोटे ट्रांजिट आज आकर चले जाते हैं, वो बहुत बड़ा असर नहीं डालते लाइफ में। वो केवल ऐसे इवेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं जो इवेंट टेम्परेरी होते हैं। लंबे इवेंट को सैटर्न, राहु और आपका जुपिटर ही इन्फ्लुएंस करेगा। ये आपके 3, 6, 11 भावों के अंदर आपके अच्छे परिणाम देते हैं। उपचय हाउसेज में से 10 को हटा दीजिए। यदि तीसरे, छठे और 11वें भाव में मेलिफिक प्लेनेट का ट्रांजिट है किसी का भी, तो वो अच्छे परिणाम देगा। अब बात कर लेते हैं हम जुपिटर की, जिसकी अक्सर लोग कहते हैं कि हर जगह पर ही अच्छे रिजल्ट देता है। ये अपना आप में बिल्कुल सही कंसेप्ट नहीं है। ये पहले 5वें, 9वें भाव के अंदर अच्छे परिणाम देगा। इसके बाद ये आपका दूसरे, 7वें और 11वें भाव के अंदर अच्छे परिणाम देगा। जुपिटर 1, 5, 9, 2, 7, 11वें भाव के अंदर आपके
अच्छे परिणाम देता है, 10वें भाव में भी अच्छे परिणाम देता है। तो 10 को भी आप लिख लीजिए, 10 एंड 11 इन्हीं भावों में अच्छे परिणाम देगा जुपिटर। बाकी भावों में जुपिटर भी अच्छे परिणाम नहीं देता। तो जुपिटर का ट्रांजिट ये मानना बिल्कुल ही सही नहीं है कि वो आउटराइटली हर जगह पर अच्छे परिणाम देगा। तो जुपिटर 7 भावों में अच्छे परिणाम देता है, बाकी 5 भावों में इसका ट्रांजिट है तो ये भी खराब परिणाम देगा। शनि राहु के ट्रांजिट को इसलिए बुरा माना जाता है कि 12 भावों में से वो केवल 3 भावों में अच्छे रिजल्ट देता है, 9 भावों में खराब रिजल्ट देता है जुपिटर के ट्रांजिट को। इसलिए हम अच्छा मानते हैं कि वो 12 भावों में से 7 भावों में अच्छे परिणाम देता है, बाकी 5 भावों में खराब परिणाम जुपिटर भी देगा। इसलिए किसी भी प्लेनेट के ट्रांजिट को आप आउटराइटली अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। तो आपको सबसे पहले ये जरूर देखना है कि वो प्लेनेट आपकी कुंडली के किस भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, ये पॉइंट नंबर 1 है। अब यदि वो सैटर्न आपका 3, 6, 11 में ट्रांजिट कर रहा है तो उसके अच्छे रिजल्ट देने की संभावना है। अभी देगा इस बात की गारंटी नहीं है, केवल संभावना है। और बाकी भावों में खराब रिजल्ट देने की संभावना है। इसी तरीके से जुपिटर यदि इन 7 भावों में ट्रांजिट कर रहा है तो अच्छे रिजल्ट दे सकता है और बाकी 5 भावों में खराब रिजल्ट दे सकता है। मगर आपको कंक्लूड नहीं करना है अभी, अभी आप आगे बढ़ते जाइए और हम यहां पर ये 8 पॉइंट फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 आप समझिए। पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 आपको आप सर्वाष्टक वर्ग या अष्टक वर्ग के अंदर प्लेनेट किस भाव के अंदर ट्रांजिट करना है वो भाव देखना है और उस भाव के अंदर सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं ये चेक करना है। कितने बिंदु हैं, मैंने सपोज ये एक कुंडली बना ली, एक कुंडली बनाई। अभी आज की डेट में आप देखिएगा सैटर्न यहां पर ट्रांजिट कर रहा है, नेटिव के लग्न के अंदर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 12 साइन में, जुपिटर यहां पर ट्रांजिट कर रहा है आपका। तो जुपिटर देखिए सैटर्न जो है आपका इस जगह पर अशुभ परिणाम देगा, क्योंकि सैटर्न 3, 6 और 11वें भाव में ही अच्छे परिणाम देता है। और जुपिटर कहां पर देता है आपका, मैंने बताया था जुपिटर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 इन भावों में अच्छे परिणाम देता है। तो जुपिटर 5वें भाव में अच्छे परिणाम देता है। तो इस व्यक्ति का यदि मैं जुपिटर का ट्रांजिट या सैटर्न का ट्रांजिट, मैं सैटर्न का ट्रांजिट एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सैटर्न यहां पर आपको मेलिफिक परिणाम देगा पहले रिजल्ट से और जुपिटर आपको बेनिफिक परिणाम देगा रूल नंबर 1 से। अब रूल नंबर 2 पर जाता हूं। ये प्लेनेट जहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु देखिए। तो सैटर्न सर्वाष्टक वर्ग के अंदर जहां पर ट्रांजिट कर रहा है पहले भाव में 32 पॉइंट है और जुपिटर जहां पर ट्रांजिट कर रहा है वहां पर 23 पॉइंट है। 28 से कम पॉइंट जहां पर होंगे वो आपको अच्छे रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और 28 से ज्यादा बिंदु होंगे तो वो अच्छे रिजल्ट देने में कैपेबल होगा। तो देखिए ओवरऑल निर्णय हम किस तरीके से करेंगे। अब दूसरे पॉइंट पर चले जाइए। यहां पर ये आपके सेकंड पॉइंट में ये बेनिफिक रिजल्ट देने की स्थिति में है और ये यहां पर आपका 23 पॉइंट है, तो ये आपके मेलिफिक रिजल्ट देगा, क्योंकि जिस भाव के अंदर ये ट्रांजिट कर रहा है सर्वाष्टक वर्ग के अंदर केवल 23 पॉइंट आ रहे हैं। तो जो जुपिटर को आपने कह दिया था अच्छे परिणाम देता है, इसके परिणाम यहां पर बदल गए। तीसरा पॉइंट, चेक पॉइंट इन द बीकेबी इन दैट साइन। अब आपको भिन्नाष्टक वर्ग देखना है उस पर्टिकुलर प्लेनेट का। किसका देखना है, शनि के केस में शनि के भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर चाहिए। तो मैं यहां पर रिपोर्ट्स में जाकर आपका शनि का भिन्नाष्टक वर्ग देखूंगा। सबसे पहले शनि का भिन्नाष्टक वर्ग देखिए। शनि पहले भाव में ट्रांजिट कर रहा है 12 साइन के अंदर। तो 12 साइन के अंदर शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में यदि 4 या 4 से अधिक पॉइंट है तो वो ट्रांजिट इसका पॉजिटिव होगा और 4 से कम पॉइंट है तो नेगेटिव होगा। तो शनि का मैं पहले जुपिटर का भिन्नाष्टक वर्ग देख लेता हूं। जुपिटर 4 साइन में ट्रांजिट कर रहा है तो 4 साइन के अंदर जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्ग ये रहा जुपिटर का। 4 साइन में 5 पॉइंट दे रहा है जुपिटर, तो ये +1 पॉइंट हो गया। और मैं सैटर्न का भिन्नाष्टक वर्ग देखता हूं। सैटर्न आपका 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। 12 साइन में सैटर्न 4 पॉइंट दे रहा है। आपका यहां पर भी आप कुंडली में देख सकते हो 4 पॉइंट दे रहा है, तो ये ट्रांजिट इसके लिए पॉजिटिव हो गया। देखिए तो ये दोनों का ट्रांजिट तीसरे पैरामीटर पर, पहला वाला भी पॉजिटिव है और दूसरा वाला भी पॉजिटिव है। सो ये बेनिफिक ट्रांजिट हुआ और ये भी बेनिफिक ट्रांजिट हुआ। ये मैंने तीसरा पॉइंट देखा। अब मैं चौथा पॉइंट देखूंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी उसी भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर देखना है। चौथा पॉइंट क्या है, चेक वेदर प्लेनेट अवॉर्डेड पॉइंट इन ओन कक्षा। खुद की कक्षा के अंदर उसने प्लेनेट अपने भिन्नाष्टक वर्ग में उसने बिंदु दिया है कि नहीं, अपने खुद के भिन्नाष्टक वर्ग में उसने बिंदु दिया है कि नहीं। अब जैसे कि जुपिटर को मैं देखूंगा, समझिए इसको जरा, ये जुपिटर का भिन्नाष्टक वर्ग है।
तो जुपिटर का विन्यास्तक वर्ग यहां पर देखिए, क्या जुपिटर ने अपने जुपिटर को पॉइंट दिए, क्या ये जुपिटर रहा, तो जुपिटर को यहां पर आप देखिएगा ये जुपिटर का विन्यास्तक वर्ग है। जुपिटर ने यहां पर टोटल आपको इस भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा था, 5 पॉइंट दिए हैं 4 साइन के अंदर। अब 4 साइन में आप जाइए और देखिए क्या जुपिटर ने खुद ने 4 साइन में पॉइंट दिया है क्या। तो यहां पर मैं देखता हूं जुपिटर ने 4 साइन में 0 पॉइंट दे रखा है, मतलब पॉइंट नहीं दिया। तो यदि जुपिटर ने 4 साइन में ही बी पॉइंट दिया होता, जिस साइन में वो ट्रांजिट कर रहा है अपने विन्यास्तक वर्ग में, वहां पर इसने पॉइंट दिया होता, तो हम मानते अपनी कक्षा में पॉइंट दिया होता। सबसे पहले शनि की कक्षा होती है, फिर जुपिटर की कक्षा होती है। जिन्हें ये नहीं भी आता है समझ में तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से मैं नियम बता रहा हूं आप समझते जाइए। ये 4 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो 4 साइन में देखिए सैटर्न कोई पॉइंट नहीं दे रहा, जुपिटर पॉइंट दे रहा है। तो ये आपका जुपिटर यहां पर 0.0 दे रहा है। यदि 1 दे रहा होता है इस जगह पर तो ये पॉजिटिव होता, अदरवाइज अब ये 0 दे रहा है तो ये नेगेटिव है आपका। इसी तरीके से मैं सैटर्न का ट्रांजिट देखूंगा, सैटर्न 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। अब 12 साइन में देखिए क्या सैटर्न कोई बिंदु दे रहा है क्या, 12 साइन में सैटर्न बिंदु नहीं दे रहा, तो ये ट्रांजिट यहां पर नेगेटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिट पॉजिटिव होता। तो जुपिटर का ट्रांजिट 4 साइन में नेगेटिव है और सैटर्न का ट्रांजिट भी 4 साइन में नेगेटिव है। तो ओवरऑल ये देखिए आपका यहां पर ये नेगेटिव हो गया चौथे पैरामीटर पर, और ये भी नेगेटिव हो गया 4th पैरामीटर पर। एक मिनट, तो 4 पैरामीटर आपको क्लियर हो गए। अब मैं बीच में इसको रिपीट कर देता हूं एक बार, कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी से। सबसे पहले आप देखिए वो प्लेनेट आपकी कुंडली के किस भाव में ट्रांजिट कर रहा है, उसके बेस पे वो बेनिफिक मेलिफिक होगा। फिर आप देखिए जिस भाव में ट्रांजिट कर रहा है आपके सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर उसका खुद का विन्यास्तक वर्ग देखिए, जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उसने अपने विन्यास्तक वर्ग में कितने बिंदु दिए हैं। और चौथे नंबर पर आप उसे स्प्रेड करके देखिए, आप देखिए कि वो जिस भी राशि में ट्रांजिट कर रहा है उसने अपने विन्यास्तक वर्ग में खुद ने पॉइंट दिए हैं कि नहीं अपनी कक्षा के अंदर। तो ये 4 पैरामीटर सबसे पहले आपने डिसाइड किए, और 4 पैरामीटर के बेस पर ये एक क्राइटेरिया होगा कि ये आपका ट्रांजिट अच्छा होगा या बुरा होगा। तो यहां पर आप देखते हो कि इन दोनों केसेस में कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, 2 बेनिफिक है और 2 नेगेटिव है, यहां पर भी 2 बेनिफिक है और 2 नेगेटिव है। तो इट इज ए न्यूट्रल काइंड ऑफ ट्रांजिट, तो ये ट्रांजिट आपका न्यूट्रल हुआ बेस्ड ऑन द भावा एंड विन्यास्तक वर्ग। तो आपने सबसे पहले ये दोनों ही ट्रांजिट इस नेटिव के लिए न्यूट्रल हुए। अब मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा नेक्स्ट 4 पैरामीटर्स की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पैरामीटर्स को भी आपने ध्यान रखना है। अब 5वां पैरामीटर है प्लेनेट इज बेनिफिक और मेलिफिक और 4 चार्ट। अब क्या करना है देखिए, आप इसको पॉइंट सिस्टम पर डिवाइड कर लीजिए। यहां पर यदि ओवरऑल पॉजिटिव होता 100 में से नंबर देने हैं, ध्यान रखना है। ये चारों नंबर 25-25 के हैं 100 में से। चारों में यदि पॉजिटिव होता तो इसको 100 मार्क्स मिलते, चारों में नेगेटिव होता तो आपका नेगेटिव नंबर भी मिल सकते थे, -25 -25। यदि बेनिफिक है तो 25 देना है, तो +25, और मेलिफिक है तो -25। अब यहां पर इनको कोई भी पॉइंट नहीं मिले, 0 पॉइंट है। टोटल पॉइंट कितने हो गए इसमें? 0, इट इज न्यूट्रल, 0 पॉइंट। अब मैं 5वें पैरामीटर पर आऊंगा, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां, 6वां, 7वां पैरामीटर, और हम बात करेंगे 8 पैरामीटर तक जाएंगे। 5वें पैरामीटर में आपको ध्यान रखना है, वहां पर भी यदि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है उसी हिसाब से हम बिंदु देंगे। तो 5वां पैरामीटर हम चेक कर लेते हैं। देखिए 5वां पैरामीटर है प्लेनेट इज बी बेनिफिक और मेलिफिक फॉर द चार्ट। अब जो ट्रांजिट वाला प्लेनेट है वो बेनिफिक है या मेलिफिक है, ये चेक करिए चार्ट के लिए।
वो आपको डिसाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं इस कुंडली के लिए उठाकर देखता हूं तो शनि अपने आप में 11th और 12th लॉर्ड है, तो वो मेलिफिक होगा ही। 11th लॉर्ड मेलिफिक हो जाता है और 12th लॉर्ड भी मेलिफिक है। मगर जो दूसरा जुपिटर है वो इसके लिए लग्नेश है, वो बेनिफिक है। इसका मतलब जब मैं ट्रांजिट देखूंगा इसका सैटर्न का, तो सैटर्न का मेलिफिक ट्रांजिट होगा, उसको मैं -25 पॉइंट दूंगा, -25 पॉइंट्स, बिकॉज प्लेनेट इज मेलिफिक, इट इज मेलिफिक। -25 पॉइंट दिए सैटर्न को। इसके बाद मैं आऊंगा आपके जुपिटर पर। जुपिटर को कितने पॉइंट दूंगा? जुपिटर बेनिफिक है तो इसको +25 पॉइंट मिलेंगे। जुपिटर इज बेनिफिक, सो इट विल गेट, मैं इसको क्वांटिटाइज कर रहा हूं, ध्यान रखना, क्वांटिफाई कर रहा हूं। ये मेरा अपना क्रिएशन है, जो उन्होंने बाबा ने मुझे बताया था, वही चीज को मैं दूसरे वे में समझाने के लिए मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टेक्निक डेवलप की है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप प्रैक्टिकली इसको करोगे तो बहुत अधिक टाइम नहीं लगेगा, समझाने में टाइम लगता है। मैं इसको 1 मिनट के अंदर अंदर डिसाइड कर लेता हूं कि ये ट्रांजिट अच्छा है आपके लिए या बुरा है। अब यहां पर ये आपने 2 पॉइंट दे दिए। अब छठा पॉइंट आपको ये देखना है वो किस प्लेनेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। वो प्लेनेट आपका बेनिफिक है या मेलिफिक है, ध्यान रखना है। किस प्लेनेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है वो प्लेनेट अब बेनिफिक है मेलिफिक है। अब जैसे सैटर्न यहां पर मून पर ट्रांजिट कर रहा है तो मून यहां पर इसके लिए बेनिफिक हो गया, 5th लॉर्ड है देखिए, सो इट इज बेनिफिक। और राहु यहां पर एक्चुअली डिस्पोजिटर की तरह बिहेव करेगा, राहु पर ट्रांजिट कर रहा है तो ये भी बेनिफिक है। इसमें ये राजयोग भी फॉर्म कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। तो मून और राहु जिन पर ट्रांजिट कर रहा है वो दोनों बेनिफिक है। तो सैटर्न का जिन प्लेनेट पर ट्रांजिट है वो बेनिफिक है, तो इसको +25 पॉइंट मिलेंगे। और जुपिटर जिसके ऊपर ये ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर यहां पर मेलिफिक प्लेनेट है, वीनस के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। वीनस इस कुंडली के लिए 3rd और 8th लॉर्ड है तो वो मेलिफिक है, इसलिए जुपिटर के केस में आप -25 पॉइंट दे दीजिए। किसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी पर नहीं ट्रांजिट कर रहे हैं तो 0 पॉइंट है, मेलिफिक पर ट्रांजिट कर रहा है तो -25 है, बेनिफिक पर ट्रांजिट कर रहा है तो +25 है। तो यहां पर जुपिटर को, क्योंकि वो मेलिफिक पर ट्रांजिट कर रहा था, इसलिए वापस से -25 पॉइंट मिल गए। और सैटर्न आपका बेनिफिक पर ट्रांजिट कर रहा था तो इसको वापस से +25 पॉइंट मिल गए। तो यहां पर फिर 0 हो गए, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अभी तक हम कंक्लूड नहीं कर पाए हैं। ओवरऑल ये ट्रांजिट इस जगह तक न्यूट्रल है, ना ही तो जुपिटर का ट्रांजिट मेलिफिक है, ना ही बेनिफिक है, ना ही आपका सैटर्न का ट्रांजिट बेनिफिक है मेलिफिक है इस नेटिव के लिए। अब मैं आऊंगा अगली स्थिति के अंदर और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति है। अब इसका जो भी कंक्लूजन है अगले 2 पैरामीटर्स पर हम यहां पर निकालने वाले हैं। अभी तक मैं आपको 6 पैरामीटर बता चुका हूं और 7वां और 8वां पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप 7.5 में भी देख सकते हो, और इसको अब आप अलग से समझिए। 7th एंड 8th पैरामीटर दोस्तों, ऐसा है कि जब हम लाइफ में अपना कोई भी काम करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो हम एक अप्रोप्रिएट मुहूर्त चूज करते हैं। और मूड चूज करने के लिए जिनको एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी होती है वो अपनी कुंडली के बेसिस पर मूड चूज करते हैं। और मूड चूज करने में 2 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो 2 पैरामीटर होते हैं आपका चंद्र शुद्धि और अब सेकंड वन होता है तारा शुद्धि। जब चंद्र और तारा शुद्धि होती है तभी हम किसी को कहते हैं कि आपको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मेरी बात को आप थोड़ा गंभीरता से समझना, क्योंकि हर चीज समझने की जरूरत होती है। एस्ट्रोलॉजी में जैसा लिखा होता है वैसा नहीं है। यहां तक मैंने जो 6 पैरामीटर देखे, अब इन 6 पैरामीटरों में इस केस में जुपिटर का ट्रांजिट भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव भी नहीं था, दोनों ट्रांजिट न्यूट्रल थे। मतलब वो आपका बुरा भी नहीं करेंगे और आपके लिए कोई बहुत अच्छा भी नहीं करेंगे। आप इस जगह तक जिस भी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं ध्यान से समझ लीजिएगा कि सपोज आपका ओवरऑल ट्रांजिट इस जगह तक बेनिफिक आ रहा है और ओवरऑल ट्रांजिट इस जगह तक आपका नेगेटिव आ रहा है। अभी आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपका ये ओवरऑल ट्रांजिट बेनिफिक होगा या नेगेटिव होगा। अगला जो 7वां और 8वां पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अब उससे ध्यान से सुन लीजिए। यदि 7th एंड 8th पॉइंट, 7th एंड 8th पॉइंट दोनों बेनिफिक हो जाते हैं
तो इस पर्टिकुलर केस में वो ट्रांजिट आपकी जिंदगी बनाने वाला होगा, जिंदगी बदलने वाला होगा कि इन पैरामीटर्स पर आप ओवरऑल कैलकुलेट करके पहुंचे और आपको ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा था, और 7th और 8th पॉइंट जो अभी मैं बताऊंगा वहां पर भी बेनिफिट हो गया, तो वो ट्रांजिट आपकी जिंदगी को पलटने वाला होगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। मगर ये ओवरऑल ट्रांजिट बाय द वे नेगेटिव था, यहां तक आप कैलकुलेट करके आए ओवरऑल नेगेटिव था। अभी भी 7वां और 8वां पॉइंट आपका यदि बेनिफिक हो जाता है तभी भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आपका ट्रांजिट न्यूट्रल जाएगा। मगर ये आपका बेनिफिक है ओवरऑल ट्रांजिट पहले 6 पॉइंट के बेस पर, और 7वें और 8वें पॉइंट के बेस पर आपका ये मेलिफिक आता है, नेगेटिव आता है, तो तभी भी वो ट्रांजिट आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। आप न्यूट्रल कह सकते हो या नेगेटिव ही परिणाम देगा, और यदि नेगेटिव था यहां पर और यहां पर भी नेगेटिव आ गया तो वो ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब जाने वाला है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, समझने में दिक्कत आ सकती है। पहले 6 पॉइंट मैंने बताए, जिनको मैंने अलग से बताया, इसको 2 पार्ट में देखना वीडियो को। पहले 6 पॉइंट पर मैंने पॉइंट सिस्टम बताया, आप देख लीजिएगा कि आप ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट आ रहे हैं तो वो बेनिफिक बन गया, और नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव बन गया, मेलिफिक बन गया। अब आपका ओवरऑल वो पॉजिटिव ट्रांजिट था। मगर अब 7वां और 8वां पॉइंट, जिसे हम तारा शुद्धि और चंद्र शुद्धि कहेंगे, वो भी पॉजिटिव आ जाता है, तो वो ट्रांजिट आपकी जिंदगी बनाने वाला होगा। 7वां 8वां पॉइंट यदि आपका नेगेटिव आ जाता है तो वो बेनिफिक होने के बाद भी आपको उस ट्रांजिट के बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मगर आपके पहले 6 पॉइंट में नेगेटिव आ रहा है और 7वें 8वें पॉइंट में नेगेटिव आ गया तो आपके लिए वो बदतर होगा। तो यहां पर देखिए जो कॉम्बिनेशन है, 7वां 8वां पॉइंट में भी समझाऊंगा आपको, पहले कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा कि पहले 6 पॉइंट में भी बेनिफिक है और 7वें 8वें में भी बेनिफिक है, दोनों में, 7वें 8वें दोनों में होना चाहिए, किसी एक में नहीं। तो ये वेरी बेनिफिक, बहुत ही जबरदस्त रहेगा। पहले 6 में बेनिफिक है, 7वें 8वें में बेनिफिक है, तो ये आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, मतलब रिजल्ट विल बी न्यूट्रल कह सकते हो। पहले उसमें आपका बेनिफिक था, मेलिफिक था, और 7वें 8वें में बेनिफिक हो गया, तब भी वो आपका न्यूट्रल काइंड होगा। और मगर पहले में मेलिफिक और 7वें 8वें में भी मेलिफिक हो गया तो वो आपके लिए बहुत ही बेकार ट्रांजिट जाने वाला है। अब 7वां 8वां ट्रांजिट आप देखेंगे, 7.5 में भी इसे यूटिलाइज किया जाता है और यहां पर भी यूटिलाइज इसे करना है। तो किस तरीके से देखेंगे आप, तारा शुद्धि का कंसेप्ट देखेंगे। इस नेटिव के केस में हम लगा लेते हैं, देखिए तारा शुद्धि का क्या कंसेप्ट होता है। तारा शुद्धि के कंसेप्ट को सबसे ध्यान से समझें। सबसे पहले आप उस नेटिव का चंद्रमा किस नक्षत्र में है, जन्म कुंडली में, उसे हम जन्म नक्षत्र बोलते हैं, वो फाइंड आउट करना है। जैसे इस नेटिव के चंद्रमा को मैं देखता हूं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। तो मैं एक दूसरी खोल लेता हूं, ये आप उसका जन्म नक्षत्र फाइंड आउट कर लीजिए। जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र कौन सा होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसको जन्म नक्षत्र बोलते हैं। इसका उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, उसका नंबर होता है 26, 26वां नक्षत्र है। टोटल 27 नक्षत्र लेकर चल रहा हूं मैं, अभिजीत नक्षत्र नहीं लेकर चलता, उत्तर भाद्रपदा इसका 26वां नक्षत्र है। अब आप क्या करिएगा, जब ट्रांजिट आएगा, जैसे कि जिस राशि में ट्रांजिट देखना है, जैसे इस व्यक्ति का जब ट्रांजिट हुआ होगा 11 से 12, सैटर्न 12 में, तो पूरा इस बात पर निर्भर करेगा, जब एक राशि से दूसरी राशि में प्लेनेट ट्रांजिट करेगा उस दिन चंद्रमा का नक्षत्र फाइंड आउट करना है। तो ये आपका ट्रांजिट किया था एक्चुअली 11 से 12 साइन के अंदर सैटर्न, वो ट्रांजिट किया था आपका मार्च 2025 के अंदर। तब मैं देखता हूं उस दिन आपको चंद्रमा का नक्षत्र देखना है, उस दिन जिस दिन ट्रांजिट किया था उस दिन चंद्रमा का नक्षत्र देखना है। तो यहां पर मैं आपको कुंडली बना लेता हूं, इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। मार्च 2025 में चला जाता हूं मैं, जिस दिन सैटर्न, जब भी कोई प्लेनेट एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित हो रहा है, एंटर कर रहा है, उसी दिन का आपको देखना है और उसी दिन का यहां पर देखना है। देखिए मैं आगे बढ़ता हूं तो इसमें 11 से ये अभी आप यहां पर देख रहे हो 11 साइन में आ रहा है ट्रांजिट वाला। अब ये 12 साइन में जिस दिन भी एंटर होगा मैं पता करूंगा, देखिए एग्जैक्टली उस टाइम पर मैं पता करूंगा। क्या पता करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए ये आपका 11 से देखिए 12 साइन में एंटर हो गया है, 30 मार्च आया है यहां पर, और मैं पीछे हट जाता हूं और एग्जैक्ट टाइम निकालूंगा कितने बजे एंटर हुआ है। सैटर्न आपका पाइसेस में कब एंटर हुआ है ये मैं पता करूंगा। देखिए ये यहां पर मैं अप टू मिनट जाऊंगा कितने बजे हुआ है,
ये एंटर हुआ है 29 मार्च 2025 को 21:44 42 सेकंड पर। उस समय पर आप चंद्रमा का नक्षत्र देखिए। जब एक प्लेनेट दूसरे राशि में परिवर्तित हो रहा है, जिसका आप ट्रांजिट देखना चाहते हो, सैटर्न का मैं ट्रांजिट देखना चाहता हूं 12 साइन में कैसा होगा। तो जब सैटर्न 12 साइन में एंटर हुआ ट्रांजिट में, उस समय पर चंद्रमा, ट्रांजिट वाले चंद्रमा का नक्षत्र देखिए। इस समय पर जो चंद्रमा है वो भी पाइसेस के अंदर ही ट्रांजिट कर रहा है। और पाइसेस के अंदर जब मुझे इसे देखना है वो कितने डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा है, तो यहां पर एक ऑप्शन है, उससे मैं यहां पर इसमें देख लेता हूं। आप वैसे कुंडली बनाकर देख लेना उस समय की, तो आपको पता चल जाएगा। यहां पर चंद्रमा एक्चुअली पाइसेस में रेवती नक्षत्र में उस समय पर ट्रांजिट कर रहा था। चंद्रमा रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा था, तो मैंने क्या किया, जो यहां पर ये बनाया था इसको देखिए। जन्म नक्षत्र 26 था इसका, और इसके बाद जो चंद्रमा का ट्रांजिट का तारा था, ट्रांजिट चंद्रमा का नक्षत्र, ट्रांजिट मून नक्षत्र, उस समय पर जब सैटर्न 12 साइन में एंटर हुआ वो 27 था। आप यहां से यहां तक गिनिए, जन्म नक्षत्र से आपके ट्रांजिट चंद्रमा के नक्षत्र तक गिनिए। इन दोनों को भी इंक्लूड करना है। गिनने पर 2 आया। अब गिनने पर यदि 1 से 9 तक आए तो वही नंबर रखना है आपको, और यदि 9 से ज्यादा आ रहा है तो 9 से डिवाइड कर देना है। जैसे सपोज 17 आया होता तो मैं 9 से डिवाइड करता और जो रिमाइंडर बचता, शेषफल जो बचता, उसे रखता। ऐसा करने पर आपको देखना है यदि 3, 5 और 7 आ रहा है तो वो ट्रांजिट खराब जाएगा। ये एक्चुअली जिन्हें तारा समझ में आता है, 3rd तारा विपत है, 5th तारा आपका प्रत्यार्य है, 7th तारा वध तारा है। यदि विपत, प्रत्यार्य और वध तारा आ रहा है उस समय पर, तो वो ट्रांजिट आपको खराब जाएगा, चाहे किसी भी प्लेनेट का वो ट्रांजिट क्यों ना हो। 3, 5, 7 में यदि वो आपका तारा आ रहा है तो वो ट्रांजिट आपके लिए खराब जाएगा। जैसे इस केस में 2 आ रहा है, 2 संपत तारा है, वो पॉजिटिव है, वो इसका मतलब तारे के हिसाब से सैटर्न का ट्रांजिट इस नेटिव के लिए अच्छा जाना चाहिए। यदि 3, 5, 7 आ रहा होता तो ये ट्रांजिट खराब जाता। देखना कैसे है कि आपके जन्म नक्षत्र से उस नक्षत्र तक गिनिए 27 नक्षत्र मानकर। यदि 1 से 9 तक आते हैं तो आप देख लीजिएगा, जो भी नंबर आ रहा है 3, 5, 7 आ रहा है तो वो खराब है, अदरवाइज अच्छा है। 9 से ज्यादा आते हैं तो 9 से डिवाइड कर लीजिए, और जो शेषफल बचा वो आपका यदि 3, 5, 7 आ रहा है तो खराब जाएगा, अदरवाइज अच्छा जाएगा। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर इस नेटिव के लिए तारा शुद्धि के हिसाब से ये अच्छा जाएगा सैटर्न का ट्रांजिट। अब मैं नेक्स्ट देखूंगा आपका चंद्र शुद्धि। इसको मूर्ति निर्णय बोलते हैं। यहां पर मैं ये देखूंगा खराब तो नहीं जाएगा, बाकी वो न्यूट्रल भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र शुद्धि जो है इसको हम मूर्ति निर्णय बोलते हैं। मूर्ति निर्णय में आपको क्या करना है, आपका जो नेटल चंद्रमा है, नेटल मून की राशि, आपकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है उसको नेटल चंद्रमा बोल रहे हैं। नेटल मून की राशि से, वो नोट कर लीजिए आप, नेटल मून की राशि जिसको आपकी राशि बोलते हैं। और जिस दिन आपका शनि, जैसे इस केस में 12 साइन में आया, उस दिन सैटर्न की राशि, और राशि आपको पता करनी है राशि ऑफ ट्रांजिट मून। अब नेटल मून से यदि ट्रांजिट मून की राशि 4, 8, 12 है तो वो अशुभ ट्रांजिट होगा। 4, 8, 12 है तो अशुभ ट्रांजिट होगा, अदरवाइज वो शुभ ट्रांजिट होगा। अब इस केस में यदि मैं देखूं, ध्यान से आप समझिएगा, देखिए ट्रांजिट वाला मून भी 12 साइन में है और नेटल मून भी 12 साइन में है, तो एक ही आया, सेम आ रहा है। ये नेटल मून से यदि ट्रांजिट वाला मून 4थे, 8वें या 12वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा होता, 4थी, 8वीं या 12वीं राशि में ट्रांजिट कर रहा होता, तो वो अशुभ होता है। जैसे इसका नेटल मून आपका 12 साइन में है, तो यदि वो 3 साइन में, 7 साइन में या 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा होता, उस दिन जब शनि 11 से 12 राशि में एंटर हुआ तो वो खराब होता है। यहां पर इस नेटिव के लिए अच्छा है, क्योंकि वो उसी राशि में ट्रांजिट कर रहा है। नेटल मून जिस राशि में है उसी राशि में ट्रांजिट वाला मून है, तो आपका तारा शुद्धि भी पॉजिटिव आया, अभी हमने देखा है 2 आया था, और यहां पर जो चंद्र शुद्धि भी पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये जब ट्रांजिट हुआ उस समय पर शुभ मुहूर्त था इस व्यक्ति के लिए। तो ये पहले 6 पैरामीटर पर न्यूट्रल आ रहा था, और इन पैरामीटरों पर ये पॉजिटिव आ रहा है, बेनिफिक। तो इस व्यक्ति के लिए शनि का ट्रांजिट बेनिफिक होगा। ये 7.5 का 2.5 साल का पीरियड इसके लिए शानदार अच्छा
जाने वाला है। तो 7.5 इसी तरीके से आप किसी भी तरीके के ट्रांजिट को देख सकते हो। आपको समझाने के लिए मैं इसका भी जुपिटर का ट्रांजिट भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले 6 पैरामीटर हमने देख लिए थे जुपिटर के, वो न्यूट्रल आ रहे थे। अब जुपिटर का ट्रांजिट अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट इस पर्सन के लिए कैसा होगा। 2 जून के आसपास हुआ है, 2026 में ही 5 साइन में जुपिटर एंटर हुआ था। तो मैं 2 जून चला जाता हूं, देखिए ये 4 साइन में 2 जून, यस 4 साइन में एंटर हुआ है 2 जून को जुपिटर। अब उस दिन आप देखिएगा, वही पैरामीटर देखने हैं आपका। ये नेटल चंद्रमा है, उसका नक्षत्र 26 था। अब इसके ट्रांजिट चंद्रमा का नक्षत्र देख लीजिएगा। ट्रांजिट चंद्रमा कहां पर ट्रांजिट कर रहा है उस समय पर? ट्रांजिट चंद्रमा सेजिटेरियस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। देखिए यहां पे नक्षत्र देखना है तो इसमें ये ऑप्शन है। उस दिन की आप कुंडली बना लीजिएगा, वो सेजिटेरियस में मूल नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। बस ये 2 चीजें मुझे पता चल गई। अब मैं इसका जुपिटर ट्रांजिट देखना चाहता हूं। पहले 6 पैरामीटर नेगेटिव न्यूट्रल आए थे, अब 7वां और 8वां। तो इसका जो नक्षत्र है वो मूला है और राशि सेजिटेरियस है। नेटिव का जो जन्म नक्षत्र था चंद्रमा कुंडली के अंदर, वो जन्म नक्षत्र था आपका उत्तर भाद्रपदा, जिसका नंबर 26 था। अब 26 से मैं मूल नक्षत्र तक जाऊंगा ट्रांजिट वाले में। तो 26, 27 2 तो वो हो गए, और मूल 19वां नक्षत्र होता है, ये टोटल हो गए 21। 21 को मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, 9 दूनी 18, आपका शेष फल बचेगा 3 बच रहा है। इसका मतलब ये आपका नेगेटिव ट्रांजिट है, तारा शुद्धि नहीं हुई। ये इस समय पर जब एंटर हुआ तो मून विपद तारे के अंदर ट्रांजिट कर रहा था। दूसरा राशि शुद्धि हम देखते हैं, चंद्र शुद्धि। तो नेटिव का चंद्रमा 12 साइन के अंदर है, नेटल चंद्रमा। तो 12 साइन के केस में इससे चौथा आएगा 3 साइन, 8वां आएगा 7 साइन, 11वां आएगा 11 साइन, 12वां आएगा 11 साइन। यदि आपका ट्रांजिट वाला चंद्रमा 3, 7, 11 में ट्रांजिट करेगा तो इसकी चंद्र शुद्धि नहीं होगी। मगर वो 3, 7, 11 में नहीं ट्रांजिट कर रहा है, 9 में ट्रांजिट कर रहा है, तो चंद्र शुद्धि हो रही है मगर तारा शुद्धि नहीं हो रही है। तो ये आपका जो मुहूर्त है ये आपका प्रॉपर नहीं है। दोनों चीजें यहां पर पॉजिटिव होती तभी इसको हम प्रॉपर मुहूर्त मानते। मतलब जब जुपिटर ने ट्रांजिट करके एंटर किया 5 साइन में, उस समय पर जो मुहूर्त निकल रहा था वो पॉजिटिव नहीं निकल रहा था। मतलब उसकी एंट्री इस नेटिव के लिए शुभ नहीं है कैंसर साइन के अंदर। तो देखिए उच्च का होकर भी कैंसर साइन में जहां पर जा रहा है, आप कहोगे कि उच्च का जुपिटर हो रहा है ट्रांजिट के अंदर, मगर इस नेटिव के लिए उसका जो प्रवेश था कैंसर साइन में वो पॉजिटिव नहीं था। इसलिए इस नेटिव के लिए जुपिटर पहले 6 पैरामीटर में न्यूट्रल होने के बावजूद भी ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो एक जुपिटर का ट्रांजिट भी इस नेटिव के लिए बेनिफिक ट्रांजिट नहीं होगा। तो इन सभी पैरामीटर्स को डिसाइड करके आप किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट डिसाइड करोगे कि वो ओवरऑल आपके लिए कैसा होने वाला है। आपको ट्रांजिट के परिणाम बेहतर मिलेंगे या ट्रांजिट के परिणाम खराब मिलेंगे, ये आपकी ओवरऑल ट्रांजिट को देखने का तरीका है। ना केवल भाव के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं, ना केवल अष्टक वर्ग के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं, हमें इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू डिसाइड द ट्रांजिट। तो दोस्तों मैंने आपको ये प्रयास किया है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने का। आप इसको समझिएगा। यदि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण, राम राम।